Everyone, welcome to practice session number 6 for our UPSC CSAT 2025 preparation. I hope you are daily following these sessions. They will definitely help you because we're trying to do 30 sessions. In the next few sessions, मैं एक आपको रोड मैप भी दे दूंगा जहाँ पे these sessions का जो distribution है कि after the 20th session, practice session number 20th, 21st ऑनवर्ड्स जो सेशन होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे. अभी वी आर डूइंग रैंडम सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मिक्स टॉपिक्स विच आर मोस्ट एक्सपेक्टेड इन योर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन. बट फ्रॉम 21st ऑनवर्ड्स वी वुड बी डूइंग द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बट टॉपिक वाइज. और उस टॉपिक में भी कौन कौन से टॉपिक्स कैसे रहने वाले हैं वो पूरा चार्ट मैं आपको इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस अपडेट कर दूंगा. बट हाँ, ये सेशंस को आप ज़रा ध्यान से अच्छे से सेंस के साथ करो बिकॉज ओनली देन दे विल हेल्प यू. चलो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यू नो द ड्रिल. यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड डू द सोल्यूशन ऑन योर ओन. दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम LR सीरीज बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे ये बहुत ही रिपीटेटिव है. पहले समझते हैं व्हाट इज आस्क्ड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 117th टर्म इन द सीक्वेंस. अब अगर ये सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द 5th टर्म, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5. सी इज द 5th टर्म. मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द 9th टर्म, तो विल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. डी इज द 9th टर्म. तो ये छोटे नंबर्स के लिए आप इसको लिख के सॉल्व कर सकते हो. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो क्या है. क्लोजली मॉनिटर करने पे मुझे ये दिखता है कि ए 1 टाइम रिटर्न है, बी 2 टाइम्स, सी 3 टाइम्स, डी 4 टाइम्स. और अब आपको भी पैटर्न समझ में आ गया है कि अगर मैं ई की बात करूं इट मस्ट बी रिटन 5 टाइम्स एंड एफ 6 टाइम्स. अब इनका कोई कनेक्शन है क्या? यस, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप इनको अप टू जेड लिखते हो तो आपको दिखता है ए इज़ एट फर्स्ट पोजिशन, बी इज़ एट सेकेंड, सी इज़ एट थर्ड, डी इज़ एट फोर्थ एंड 26th पे जेड है. तो आप देख सकते हो जो जिस पोजिशन पे आता है वो उतनी बार रिपीट हो रहा है. ए फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो ए सिर्फ एक बार ही रिपीट हो रहा है. बी सेकेंड पोजीशन पे आता है तो बी 2 बार ही रिपीट हो रहा है. सी थर्ड पोजीशन पे आता है 3 टाइम्स. सिमिलरली डी 4 टाइम्स, E 5 टाइम्स एंड F 6 टाइम्स. नाउ अगर मैं आपसे नॉर्मली किसी के बारे में पूछूं, लेट्स सपोज P के बारे में, तो मुझे पता है P 16th प्लेस पे आता है तो P 16 टाइम्स आ रहा होगा, राइट? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. नाउ आपसे अगर मैं पूछूं ये जो F यहाँ पे फिनिश हो रहा है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टर्म एट विच F इज़ फिनिशिंग, तो क्या मैं अगर इनको ऐड कर दूं तो ये मैं पता लगा सकता हूँ. या अगर मैं इसके लिए पूछूं कि ई जो एंड हो रहा है यहाँ पे वो कौन से टर्म पे जाके एंड हो रहा है, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं 1 2 3 4 5 तो ये मैं बता सकता हूँ कि ये कौन एग्जैक्ट ये वाला टर्म क्या निकलेगा. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. उनका सम कर लो आप, कैलकुलेट. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला n इंटू n+1/2. ये आपको ध्यान में रखना है. देखो इस क्वेश्चन के प्रॉपर्टी के लिए ये फॉर्मूला नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है. नाउ मान लो मैं n की वैल्यू सिंपल रखता हूँ, अभी 3 रख रहा हूँ. लेट्स सपोज n इज 3. देखते हैं उस केस में क्या आ रहा है. सो 3 इंटू 3+1 4/2. सिंप्लीफाई करने पे 6 आया. n जब 3 हमने रखा था तो ये 6 टर्म्स आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है. ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. n की वैल्यू मैं 5 रखता हूँ. अब ज़रा कैलकुलेट करते हैं. 5 इंटू 5+1 6/2, ये आ गया 15. मैं अगर काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15,
तो आपको दिख रहा है एक सीक्वेंस कि जब मैंने n को 3 रखा है तो c कंप्लीटली एंड हो रहा है, और कौन से पोजीशन पे एंड हो रहा है, तो 6th। 5 जब मैंने रखा तो अल्फ़ाबेटिकली e 5th पोजीशन पे आता है, तो e वाला पार्ट कंप्लीट हो जा रहा है, और कौन से एंड पे जाके वो कंप्लीट हो रहा है, वो टर्म क्या है जिस पे वो कंप्लीट हो रहा है, दैट इज 15th। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि f कितने पे एंड हो रहा होगा, तो क्या मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ 6 × 7/2 विच इज 21। और आप देख भी लो 15 टर्म्स यहाँ तक हो गए हैं, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 15 + 6 इज 21। ये 21st पे आके एंड हो रहा है, हाँ या ना। ये क्लैरिटी आ गई कि कैसे चलना है। अब मुझे हिट एंड ट्रायल करना है। हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि आप बेसिकली वैल्यूज़ को अपने मन से कुछ एक वैल्यू रखोगे और इस नंबर के क्लोज आने की कोशिश करोगे। तो ईजीएस्ट कैलकुलेशन किसके साथ हो सकता है, नंबर 10 के साथ हो सकता है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 10 × 10 + 1 11/2, वी आर एट 55। तो 55th टर्म जो है वो 10 है। 10 का मतलब क्या है, 10th पोजीशन पे आता है जे, तो जे यहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा, बट हमें 117th पे जाना है। तो आई नो ये और बड़ा नंबर होगा। तो चलो मैं ज़रा इसको आगे लेके चलता हूँ। अब मुझे जब लॉजिक समझ में आ गया है, चीज़ें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ गया है, तो नाउ आई कैन टेक हेल्प ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन मुझे दिख रहा है 13 14 15 16। तो क्यों ना मैं 15 से स्टार्ट कर लूँ, पहले वाले से ही स्टार्ट करते हैं। तो n की वैल्यू अगर मैंने 15 रखी तो ये बनेगा 15 × 16/2, 15 × 8, 15 × 4 इज 60, 15 × 8 इज 60 का डबल 120। तो 120th टर्म होगा मेरे लिए 15 पोजीशन पे आने वाला लेटर। 15 पोजीशन पे आने वाला लेटर है लेटर O। तो 120th पे आके O ख़त्म हो रहा होगा, फिनिश हो रहा होगा। जैसे जब आप कहते हो कि 15th पे 5 वाला फिनिश हो रहा है, तो 15th यहाँ पे 5 वाला फिनिश हो रहा है, मतलब ये 5 टाइम्स यहाँ पे इस तरीके से। तो वैसे 120th पे अगर 120th टर्म पे अगर O फिनिश हो रहा है, तो 121st टर्म क्या होगा, O के बाद वाला लेटर P, और ये अभी 16 टाइम्स P ही आएगा। तो 119 118 117 ये सारे टर्म्स क्या होने वाले हैं, तो ये सारे टर्म्स O होने वाले हैं। O कितनी बारी आएगा, 15 टाइम्स। तो 117 भी O है, 118 भी O है, 119 भी O है, और O कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं 106 से लेके ये 120 तक है, तभी तो ये 15 टाइम्स आ रहा होगा। क्लियर है। तो 117th टर्म इज बेसिकली O। अब ऐसे सिमिलर क्वेश्चन के लिए देखो लास्ट ईयर भी पूछा गया है, उससे पिछले साल भी पूछा गया है, एवरी ईयर ये सवाल पूछा जाता है। 2022 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। तो आप इनको PYQs के थ्रू भी देख सकते हो, समझ सकते हो। इसमें बहुत बारी ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 117 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो फिर क्या लॉजिक यूज़ करना पड़ता है वो देखा जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, चलो मूविंग आई टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेट थियरी का क्वेश्चन है। अगेन ये भी सबसे रिपीटेटिव टॉपिक में से है। इवन लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर एवरी ईयर यू गेट वन क्वेश्चन ऑन सेट थियरी। सेट थियरी फॉर टू वेरिएबल्स का एक बेसिक सा फॉर्मूला है। टू वेरिएबल्स में अगर चीज़ें हो रही हैं तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है दैट टोटल is equal to complete set A plus complete set B minus both, that is common for both, plus none। ठीक है, अब ज़रा इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझते हैं डायग्राम के थ्रू। मान लो ये मेरा टोटल है, तो टोटल कितने गिवन है, देर आर 200 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास। 60% प्ले टेनिस एंड 30% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले वॉलीबॉल। ओके, ये मान लो टेनिस वाले हैं, कितने हैं, 60%।
ओके, 10% स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स, तो कॉमन पार्ट होगा ही होगा. 30% प्ले वॉलीबॉल, 10% प्ले बोथ द गेम्स, 10% यहाँ पे. वॉट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर टेनिस नॉर वॉलीबॉल? तो वो जो स्टूडेंट्स वो क्लास का तो पार्ट होंगे, तो मैं यहाँ पे नन लिख रहा हूँ. अब ज़रा आप ऐसे समझो, ये टोटल है 60%, ये टोटल है 60%, राइट. इसमें 10% यहाँ पे आ रहा है कॉमन. तो अगर मैं ओनली टेनिस की बात करूँ, ओनली टेनिस, पूरी टेनिस नहीं, ओनली टेनिस, तो वो 50% ही होगा. ओनली टेनिस इज 50%. सिमिलरली ये पूरा ब्रैकेट है 30% का, 30% प्ले वॉलीबॉल, 10% तो कॉमन आ रहा है, ये 10% हटा दो, तो ओनली वॉलीबॉल होगा 20%. और कोई भी चीज़ टोटल कितनी होती है, तो कोई भी चीज़ टोटल 100% होती है. तो मैं अगर इसे सिर्फ परसेंटेज से सॉल्व करूँ तो भी मैं कर सकता हूँ. आप ऐसे इसको सॉल्व करो 100%. ए के जगह पे टेनिस के लिए कितने आ गए, ओनली टेनिस, या फिर चलो आप इसको ही पूरा सॉल्व कर लो, 60% प्लस बी इज एट 30% माइनस बोथ विच इज 10% प्लस नन, क्या आ रहा है 100%, एंड दिस इज 60 प्लस 30 90 माइनस 10 80% प्लस नन. तो नन की वैल्यू कितनी आ गई, नन की वैल्यू आ गई 100 माइनस 80 विच इज़ 20%. 20% 200 का कितना होगा, 20% ऑफ 200 इज एक्चुअली 40 स्टूडेंट्स. What is the number of students who play neither tennis nor volleyball? That is basically 20%. कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो. अगर ये 50 है, ये वाला पार्ट 50 है, ये 50, ये 10, ये 20, कितने हो गए 80. टोटल तो ये 100% था, तो ऑब्वियसली ये पार्ट 20% होगा. इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. कभी भी आप चीज़ों को भूल रहे हो, एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखो, ये 2 वेरिएबल काम करता है. आप देखोगे जितने भी आपके PYQs हैं जो 2 वेरिएबल बेस्ड हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ इस एक फॉर्मूला के अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हो. ऑल राइट, मूविंग अहेड. अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप. इट इज़ पार्ट ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन. और यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम करता है पार्टनरशिप में. वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप पार्टनर्स डिसाइड करते हो और कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें कोई पार्टनर्स हैं और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो प्रॉफिट है वो इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि किसने कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा है और कितने टाइम पीरियड के लिए उस बिजनेस में है. जैसे अभिषेक स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस मच रुपीज़, आफ्टर 3 मंथ्स डेविड ज्वाइन. तो शुरू के 3 मंथ्स के लिए डेविड नहीं है. फिर है आफ्टर अनदर 6 मंथ्स करण ज्वाइन, तो इनिशियल कुछ मंथ्स के लिए करण नहीं है. तो जो आपका प्रॉफिट रेशियो है ना, या फिर लॉस रेशियो, इट इज ऑलवेज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड. ये वेटेड रेशियो होता है हमेशा. ये सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नहीं होता है. नाउ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं. दीज आर अभिषेक, डेविड एंड करण. मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट रेशियो. लॉस रेशियो इसलिए नहीं बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट हो रहा है. ऑलराइट, प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालोगे आप, तो आप देखो इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, 45,000. 45,000 को 45K लिख सकते हो. और जो प्रॉफिट हो रहा है वो एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है. जनरली दीज प्रॉफिट्स आर एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, या फिर एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर्स, या मंथ्स में गिवन होगा. तो बेसिक ये कहता है कि जब आपका कैलकुलेशन यहाँ पे मंथ्स में हो रहा है, तो आप क्यों ना इस 1 ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट कर लो. 1 ईयर इज बेसिकली 12 मंथ्स, सो इंटू 12. ये अभिषेक के लिए प्रॉफिट वाला पार्ट आ गया.
डेविड ने कितना इन्वेस्ट करा है? डेविड हैज़ इन्वेस्टेड 60,000, सो 60K। आफ्टर 3 मंथ्स, डेविड ने बिजनेस को ही ज्वाइन करा आफ्टर 3 मंथ्स, तो डेविड एक्चुअली में सिर्फ 9 मंथ्स के लिए प्रेजेंट है, राइट? नाउ करण joined after another 6 months. Please read the statement carefully. After another, ये जब भी another कीवर्ड आ जाता है तो वो पिछले वाले टाइम जोन से 6 मंथ्स आगे जा रहा है, तो ऑलरेडी 3 मंथ्स हो चुके हैं। आफ्टर अनदर 6 मंथ्स, तो बेसिकली 9 मंथ्स आफ्टर। 9 मंथ्स आफ्टर का मतलब है करण इज ओनली प्रेजेंट फॉर 3 मंथ्स। एंड व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ करण? 90K और 90,000। ऑल राइट, अब आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, आप इनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। आपको दिख रहा है क्लियरली दैट 45K, 60K एंड 90K, दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 15। तो K तो पहले आप कैंसिल आउट कर दो। 15 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो 15 से ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 6 टाइम्स। अब बाकी क्या बच रहा है मेरे पास? इंटू 12 इंटू 9 इंटू 3। क्या मैं इन सब से 3 एलिमिनेट कर दूं? तो 3 एलिमिनेट करने पे ये 3, यहाँ पे ये 3, 3 3 और ये 3 कैंसल्ड आउट। अब क्या बच रहा है मेरे पास? 12, 4 3 12 एंड 6। अगर मैं सबको 6 से एलिमिनेट करूं, सबको 6 से डिवाइड कर दिया, सो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम, दिस इज द रेशियो 2:1। क्या पूछा है? फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन रेशियो। द शेयर ऑफ ईच इन रेशियो इज 2:1। करण, इट इज अभिषेक, डेविड एंड करण। ये जो पैसा है ये इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑलराइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फिट। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द वैल्यू और प्रॉफिट ऑफ करण, तो करण इज रिसीविंग 1 पार्ट आउट ऑफ 2 + 2 + 1, दैट इज 5 पार्ट्स, into the total amount 1/5 of 1 2 3 2 1. Next question. A bag contains 20 balls. 8 balls are green, 7 balls are white, 8 green, 7 white and 5 red. ठीक है? What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded, that is without replacing any of it and blindfolded, to be assured of picking at least 1 ball of each color? क्या ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है? सोच के देखो जरा। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, कि अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, यू टॉस अ कॉइन, और ये नॉन बायस्ड कॉइन है, तो हेड एक साइड है, एक साइड टेल है, तो वी से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 50%, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 50%। ठीक है, 50% चांसेस है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने 2 बारी कॉइन को टॉस करा, व्हाट इज द श्योरिटी दैट यू आर गेटिंग 1 हेड? क्या कोई श्योरिटी है? क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे इस बेसिस पे अगर मैं ये सवाल कर रहा हूं? नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हियर जहां पे भी ये पार्ट आ जाए ना, टू बी एश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट, या एश्योर्ड वाला पार्ट, टू बी सर्टेन वाला पार्ट, तो यहाँ पे वी आर डीलिंग विथ अ क्वेश्चन ऑफ वर्स्ट केस सिनारियो। इस तरीके क्वेश्चन 2023 में 2 पूछे गए थे, PYQ में 1-2 और हैं। इस पे डेडिकेटेड लेक्चर भी है, आप वो भी देख सकते हो। वर्स्ट केस सिनारियो आप सर्च करना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। बट ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, बिकॉज बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एक कॉमन टॉपिक है। लेट्स अंडरस्टैंड इसमें हमें क्या करना होता है। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बैग है, इसमें 20 बॉल्स हैं, ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन है 8 7 एंड 5 के केस में। अब मुझे श्योरिटी चाहिए ना, और मैं किसके साथ जा रहा हूँ? वर्स्ट केस सिनेरियो के साथ जा रहा हूँ।
तो मुझे जब श्योरिटी चाहिए और मैं वर्स्ट केस सिनेरियो के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये समझना है कि मेरे साथ बुरा ही होगा। तो आप ये सोचो आपके साथ कितना बुरा हो सकता है। तो आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे यू आर सपोज टू पिक एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि आपने एक पिक लिया, एक ग्रीन कलर का बॉल निकाल लिया, दूसरे पिक में एक वाइट कलर का बॉल निकाल लिया, तीसरे पिक में एक रेड कलर का बॉल निकाल लिया। नाउ यू हैव एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। ये हो गया बेस्ट केस सिनेरियो। तो 3 इज द पॉसिबल आंसर। बट आप देख नहीं पा रहे हो, आप ब्लाइंड फोल्डेड हो। तो गिव मी वन एग्जैक्ट नंबर कि अगर आपने इतने नंबर ऑफ बॉल्स पिक कर लिए हैं तो आप श्योर हो कि यार एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर तो आ जाएंगे। एटलीस्ट वन, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा है, एटलीस्ट वन बोल रहा है। गिव मी वन नंबर। जैसे मैं अगर बोल दूं कि 3, तो 3 पे आप श्योर नहीं हो ना, बिकॉज 3 पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने ब्लाइंड फोल्ड होकर जो 3 बॉल्स निकाले हैं वो सारे के सारे ग्रीन हो जाए, या सारे के सारे वाइट हो जाए, या रेड हो जाए। तो एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर 3 पे तो पॉसिबल जरूर है, बट श्योरिटी नहीं है। तो व्हाट इज दैट एग्जैक्ट नंबर जहां पे मैं श्योर हूं कि यार देखो इतने बॉल्स अगर आपने निकाल लिए तो यू आर श्योर कि आपके पास जो बॉल्स मिल रहे हैं वो एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर है। तो इसमें एक सिनारियो ये होता है कि आप जब गलत जा रहे हो ना, तो आप बड़े नंबर के साथ गलत जाना स्टार्ट करो, छोटे नंबर के साथ नहीं। तो ऐसा होगा कि आप गलत जा रहे हो, आपको डिफरेंट बॉल्स चाहिए, बट आप सेम बॉल्स ही निकालोगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है जिसमें आप गलत जा सकते हो? 8, ग्रीन वाला। नेक्स्ट, आप जब निकालना स्टार्ट करते हो, बॉल्स को पिक करना स्टार्ट करते हो, आपको चाहिए डिफरेंट बॉल्स, बट नाउ यू वुड बी पिकिंग बॉल्स ऑफ ओनली वाइट। इतने आप गलत हो सकते हो। तो ये कितने हो गए? 8 और 7, दिस इज 15 बॉल्स। नाउ आई नो द वेरी नेक्स्ट बॉल दैट आई पिक, मैं चाहे कितना भी गलत जा रहा हूँ, मुझे रेड ही मिलेगा। तो इन 16 बॉल्स वाले अटेम्प्ट में मैं 100% श्योर हूँ कि एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर आ जाएगा। एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर का ये मतलब है कि शायद इसमें मेरे पास 5 रेड आ जाए, बट 1 वाइट एंड 1 ग्रीन तो मिनिमम आ चुका होगा। 16 बॉल्स, आप आंख बंद करके 16 बॉल्स निकाल लो। एवरी टाइम आपका ये जो क्राइटेरिया है ना कि एटलीस्ट यू आर गेटिंग 3 डिफरेंट बॉल्स, एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, वो ज़रूर से ज़रूर फुलफिल होगा। और यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इसके बाद तो बड़ा नंबर है, जैसे आप बोलोगे 20 बॉल्स निकाल लो, सारो उसमें से वन बॉल ऑफ ईच कलर तो हो गई। तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। 16 बॉल्स इज़ द लीस्ट नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट यू मस्ट पिक, जहाँ पे आप 100% श्योर हो कि ऐसा हो ही रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिट। ऑलराइट, मूविंग अहेड। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। कंसिडर द फॉलोइंग। कोड्स वाले क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। a प्लस बी मीन्स a इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू। पहले इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि ये कोड्स का मतलब क्या है। यहाँ पे a प्लस बी अगर गिवन है तो इट मीन्स a इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू b। तो अगर a b से छोटा नहीं है, b के बराबर नहीं है, दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन b। तो कहीं पे भी अगर ये प्लस सिंबल है तो आपको समझना उसका मतलब क्या है कि a द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट। ओके, प्लस के साथ यहाँ पे एक लाइन देखते हैं, ए इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर। नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर का क्या मतलब है? कोई चीज़ अगर छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है, तो बराबर है, ए इज इक्वल टू बी। ओके, ए माइनस बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अगर कोई चीज़ बड़ी नहीं है तो वो छोटी हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है। सो इज लेस देन इक्वल टू बी। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। अगर ए बी से छोटा नहीं है तो बी के बराबर हो सकता है या बी से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए इज लेस देन बी। ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, मतलब ए बी से छोटा है। ओके,
अब ज़रा इस स्टेटमेंट को इवेलुएट करते हैं वन बाय वन। एच और ये वाला साइन मतलब इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू डी। सी माइनस, माइनस पे क्या आ रहा है, माइनस पे है ए इज लेस देन, सो सी इज लेस देन एच और इक्वल टू, सो सी इज लेस देन और इक्वल टू एच। नाउ डिवीजन वाले सिंबल पे क्या है, ए इज लेस देन, सो डी इज लेस देन जी, डी इज लेस देन जी, डी इज लेस देन जी। सी प्लस एच, प्लस पे क्या आ रहा है, द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, तो सी इज ग्रेटर देन एल। ऑलराइट, अब जरा कंक्लूजन्स को इवेलुएट करते हैं। एल इज इक्वल टू जी, क्या एल जी के बराबर है, समझते हैं। एल सी से छोटा है, राइट। एल अगर सी से छोटा है, सी मैक्स टू मैक्स जी के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। देखो सी एच से तो छोटा है, मैक्स टू मैक्स एच के बराबर हो सकता है, चलो डी के भी बराबर हो जाएगा, लेकिन डी इज लेसर देन जी और सी इज ग्रेटर देन एल, तो एल इज इक्वल टू जी, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। एच प्लस जी, एच प्लस जी का मतलब है एच इज ग्रेटर देन जी। देखते हैं ज़रा, एच इज इक्वल टू डी, एच और डी की वैल्यू सेम है एग्जैक्टली और गिवन है डी इज लेसर देन जी, तो अगर डी लेसर देन जी है तो क्या एच डी से बड़ा हो सकता है, नो, एच इज ऑल्सो लेसर देन जी, बट यहाँ पे एच इज ग्रेटर देन जी, दिस इज अगेन फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नीदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट हियर। अब इनको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतनी जल्दी आप इसे सॉल्व कर पाओगे, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस आर ऑलवेज सॉल्वेबल। आपको बस इन चीज़ों को अच्छे से लिख लेना है सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स while एक्चुअली रीडिंग these questions in एग्जाम सिनारियो। ऑल राइट, डू लेट मी नो कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, क्या स्टैंड रहा है आपका। ऑल राइट, टेक केयर एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, प्लीज़ फॉलो these sessions diligently, all of you. This is my humble request to all of you, those who are watching.